हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और स्वागत करता हूं आप लोगों का इस क्रैश कोर्स के पहले वीडियो में। क्रैश कोर्स देखिए, ये कॉम्पैक्ट कोर्स रहेगा और आज मेरा पहला लेक्चर मैं डालने वाला हूं। कॉम्पैक्ट आप लोग चाहे पहले कभी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ चुके हों या मेरे यहाँ पढ़ चुके हों, कहीं और पढ़ चुके हों, कहीं ऑनलाइन पढ़ चुके हों या सेल्फ स्टडी किया हो, पर अब जो मैं आपको क्रैश कोर्स देने वाला हूँ इसमें मैं बात करूँगा वो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो पेपर में आपके गारंटेड 40 से 50 नंबर टेक्निकल में भरवा देगा। गारंटेड बोल रहा हूँ, गारंटेड, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात होंगी, ठीक है। तो पर कोई भी चीज़, मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, कोई भी वीडियो, कोई भी टीचर, कोई भी क्रैश कोर्स, कोई भी फुल कोर्स आपकी सेल्फ स्टडी से बड़ा नहीं है। सेल्फ स्टडी इज़ अ मस्ट थिंग। सेल्फ स्टडी नहीं होगी सब बेकार है। सब हम लोग हमारे ये जो आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, क्रैश कोर्स देख लीजिए, कुछ भी देखिए, सब चीज़ बेकार है। आप लोग अपने पार्ट पे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ, तैयारी चालू रखे हुए होंगे, ठीक है। आपने बस करना क्या है कि आधा घंटा 1 घंटे का टाइम निकाल के आपने देखना है, चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए चाहे कैसे भी देखिए, बट आपने देखना है कि हाँ ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात जो सर ने बताई है वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ अपना लेक्चर, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए, क्योंकि टाइम ज़्यादा है भी नहीं है, ठीक है। देखिए, बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा और आपको हाई लेवल तक पूरी तरह लेके जाऊँगा इन सभी वीडियोज़ में, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं बता के चलूँगा कि ये हम लोग नहीं करेंगे डेरिवेशन टाइप या ऐसी कोई भी चीज़, लॉन्ग चीज़, पर हम लोग अपने नॉर्मल बैचेस में करते भी हैं उसे, ठीक है। तो मैं बता के सारी चीज़ चलूँगा। देखिए, अब मैं शुरू कर रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल। मैंने आपको बताया भी था कि 58 क्वेश्चन लगभग बैठे थे पूरे 600 क्वेश्चन में से, इस टॉपिक में से। अब बात बहरहाल ये नहीं है कि 58 क्वेश्चन आए थे खाली 600 में से। इंपॉर्टेंट पता है पंगा क्या बहुत ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हो जाती हैं कि ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है और एडवांस इलेक्ट्रिकल है, इनके बूते पे बाकी सारे सब्जेक्ट टिके हैं। अगर ये नहीं किया तो बाकी के तो फिर आने ही नहीं है। ये बेस है, ये इसी पे ही खड़ा होना है पूरा मकान। जितने भी हम सब्जेक्ट्स लेके जाएंगे आगे, सब इसी पे खड़ा होना है, ठीक है। तो देखिए, बिल्कुल जीरो से मैं मान के चल रहा हूँ, आपको इलेक्ट्रिकल का ई नहीं आता, वहां से एकदम से आपको उठा के लेके जाऊंगा। मान लीजिए इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मैटर हैं, ठीक है, पदार्थ या मैटर जितने भी हैं, वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा 3 रूप में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक बात मैं आपको बोल दूं, आपको सब चीज़ की नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सुनने की ज़रूरत है और जो चीज़ आपको वाजिब लगे आप वो चीज़ लिख लीजिए। खाली सब चीज़ के मुझे नहीं लगता नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि टाइम लगेगा और नेसेसरली आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैटर, पदार्थ, वीडियोस आप सेव कर सकते हो, देख सकते हो, आप रिवाइंड कर सकते हो, बस इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लेना। तो जितने भी इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें 3 रूप में ही एग्जिस्ट कर रही हैं, या तो वो ठोस बनी होंगी, या वो लिक्विड होंगी, तरल होंगी, या वो गैस के रूप में होंगी। तो जितने भी पदार्थ हैं वो सब बने हैं छोटे छोटे कण से, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल बोलते हैं या बोलते हैं अणु, ठीक है। और अणु बने हैं छोटे छोटे कणों से, जिसको बोलते हैं एटम या फिर परमाणु, ठीक है। अब बात करते हैं परमाणु की। मैंने क्या कहा, मैटर, पदार्थ 3 रूप में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस में, और वो बनते हैं छोटे छोटे अणु से, और छोटे छोटे अणु बनते हैं एटम से। मतलब आप कुछ भी देख रहे हैं, ये पेन हो गया, आप जहाँ पर बैठे हुए फ़ोन पर हैं, फ़ोन पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, वो सब क्या है, पदार्थ हैं। या तो ठोस है, या तरल है, या गैस के रूप में है, कुछ भी, ठीक है। पदार्थ वैसे भी वो चीज़ होती है जिसका अपना मास होता है, द्रव्यमान होता है, और जिसका अपना एक आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। मतलब तो क्या है पदार्थ? पदार्थ हर वो चीज़ है जिसका अपना मास हो, द्रव्यमान हो, और जिसका अपना क्या हो, एक आयतन हो, वॉल्यूम हो। अब बात करते हैं, मतलब कुल मिला के जितनी भी सारी चीज़ें हैं, एक सबसे छोटी इकाई या छोटी सबसे यूनिट से किससे बनी है, एटम से। सबसे छोटी इकाई, तो कभी कभी पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाता है सबसे छोटी इकाई क्या है, मतलब सबसे छोटी यूनिट क्या है,
जिससे चीजें बनती हैं, जिससे कोई भी पदार्थ बना जा सकता है, वो है आपका परमाणु, एटम। अब ये हम देखेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। एटम का देखिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से मैटर की अगर हम लोग बात करें, मैटर का हम लोगों ने देखा कि मैटर बनता है मॉलिक्यूल से और मॉलिक्यूल बनता है एटम से, ठीक है। इतनी बात हम लोगों ने देखी। फिर अब हम लोग देखेंगे कि एक एटम जो है, ये जो परमाणु है, परमाणु का स्ट्रक्चर या परमाणु की संरचना जिसे कहते हैं, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मतलब सबसे छोटी इकाई, हर चीज बनी है कहीं ना कहीं एटम से, और वो एटम खुद किससे बना है वो देखने की बात आती है, ठीक है। तो एटम क्या होता है। एटम पहली चीज तो एक अदृश्य आंखों से, मतलब नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये नॉर्मली देखा नहीं जा सकता। इसके लिए आपको टेलीस्कोप या बहुत सूक्ष्म जो टेलीस्कोप कह रहा हूँ, ये माइक्रोस्कोप्स वगैरह की आपको जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये ऐसे नहीं दिखता। तो एटम में क्या पाया गया है, एटम में क्या देखा गया है कि एटम में एक ठोस जगह होती है जो कि बनती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और उस ठोस जगह के चारों ओर एक काल्पनिक कक्ष होती है, काल्पनिक रास्ते होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। जिसमें क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। कहाँ घूम रहे होते हैं, ये ऐसे करके घूम रहे होते हैं इसी ठोस जगह के। इस ठोस जगह को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं मेरे भाई, नाभिक बोलते हैं। और ये नाभिक में क्या बोल रहा हूं, नाभिक किससे बनी है, नाभिक किससे बनी है, नाभिक बनी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, बात करेंगे इसके बारे में भी अभी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है नाभिक, और नाभिक क्या होती है, ठोस जगह होती है, न्यूक्लियस इसे बोलते हैं, नाभिक इसे बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। और इसके ठोस जगह के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ठीक वैसे ही जैसे सूरज के चारों ओर क्या चक्कर लगाता है, हमारे अर्थ पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ये होती है हमारी, पर क्या पृथ्वी का जो चक्कर लगाने वाला जो पाथ है, जो रास्ता है, क्या ये रास्ता क्या दिखता है, नहीं, ये काल्पनिक रास्ता, ये दिखता नहीं है। तो ये चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी यूं करके चक्कर लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बहुत पेचीदा बात मैं आपको बता दूं, जो आगे मैग्नेट में काम आने वाली है, जब हम चुंबक पढ़ेंगे तब काम आने वाली है। देखो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूमते हैं, एक तो खुद घूमते हैं इस तरीके से, मतलब ये कक्ष में यूं करके घूमते रहते हैं, कक्ष में यूं करके घूमते रहते हैं। देखिए अब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे या क्लॉकवाइज घूमेंगे, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे या क्लॉकवाइज घूमेंगे, ये डिपेंड करता है बहुत अंदर की बातों पे। जब बात हम मैग्नेट में करेंगे, एसपीडीएफ फॉर्म में, जब हम किसी भी परमाणु को उसके परमाणु क्रमांक, जब भी हम किसी परमाणु को उसके परमाणु क्रमांक के हिसाब से एसपीडीएफ फॉर्म में लिखते हैं, वहां से पता चलता है कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। एक एसपीडीएफ करके होता है, मतलब आपने कभी 12वीं में 11वीं में पढ़ा होगा, एसपीडीएफ शेल होती है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को पता चलता है कि परमाणु कैसा घूमेगा, मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो मैंने अभी क्या कहा आपसे, इलेक्ट्रॉन की दो तरीके की घुमावट होती है, जो कि एक चुंबक में काम आएगी और एक यहां पर भी काम आएगी, ठीक है। तो देखिए एक तो इलेक्ट्रॉन यूं करके घूमेगा, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर, ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमता रहेगा, एक इस तरीके से घूमेगा, साथ ही में ये अपनी एक्सिस पर भी घूम रहा होगा। कैसे घूम रहा होगा, अपनी एक्सिस पर भी घूम रहा होगा, इन द सेंस अपनी अक्ष पर भी घूम रहा होगा। मतलब बड़ा ही सिंपल सा रास्ता बात कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूमता है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी भी अक्ष पे घूम रहा है और इस तरीके से चारों ओर भी घूम रहा है, किसके, न्यूक्लियस के। ठीक वैसे ही जैसे अर्थ भी तो ऐसे ही करती है, पृथ्वी भी क्या करती है, अपनी जगह पर भी घूमती है और सूरज के चारों ओर भी घूमती है। ठीक ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन भी घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन एट इट्स एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ही अक्ष पे घूमता है। और दूसरी, देखिए मैं बोल तो रहा हूं, देखिए हिंदी में लिख नहीं रहा हूं तो बोल तो रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी अक्ष पे भी घूमता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। और क्या है,
और क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस नाभिक के चारों ओर भी घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से मूव करता है। अब यहीं पे तो बेसिक बात है, यहीं पे यही चीज जिसको क्लियर हो गई उसको आगे ये चीज दिमाग में आएगी। देखो बेटा मैं लिंक कर रहा हूं, चीजों को जब तक लिंक नहीं करोगे आप नहीं समझ पाओगे। इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है अपनी ही एक्सिस पे, इसी की वजह से किसी पदार्थ में चुंबक के गुण आते हैं। कोई पदार्थ चुंबक नहीं बन पाता अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर ये वाली गुण ना होते। अब ये बात करूंगा मैं जब मैग्नेट में पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पिक्चर में आ चुके हैं। अब ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है क्या, आप एक मिनट इसे देखिए और फिर मैं आपको बताता हूं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है क्या। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो हमारा नाभिक जो न्यूक्लियस है वो किससे बना, हमारा जो नाभिक है न्यूक्लियस वो किससे बना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे बना, इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं बना, मतलब नाभिक हमारा बना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो नाभिक है, जो ठोस जगह है वो किससे बनी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब बात करते हैं ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है क्या। देखिए ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये नेचुरली, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले आवेशित कण हैं, आवेशित चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, नेचुरली पाए जाने वाले। बिल्कुल सही सुना आपने। नेचुरली मैंने क्यों कहा, क्योंकि नेचुरली में एक बात आप समझिए कि जितने भी इस नेचर में कुछ अदृश्य शक्तियां कह लो या कुछ अदृश्य कंसेप्ट कह लो, वो पहले से ही एग्जिस्ट करते आए हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। सबसे पहली चीज ग्रेविटी, जिसे आप गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ग्रेविटी क्या होती है, दो डिफरेंट मास की बॉडियों में जो बल लगता है, आपको बल लगता है पर वो दिखता तो नहीं है, लगता है पर वो बल, दो मास की बॉडियों में बल लगता है। चाहे आप कुछ भी कह लो, ये प्लेनेट 1 कह लो, ये कोई एक प्लेनेट कह लो, ये कोई दूसरा प्लेनेट कह लो, पर दोनों में गुरुत्वाकर्षण लगता है, ठीक है। दोनों के अपने वजन, मास, द्रव्यमान अलग हैं, ठीक है, दोनों के अपने मास अलग हैं। अगर हम बात करें, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, ये अर्थ है, पृथ्वी है, और यहाँ पर सेब गिर गया, मान लीजिए इस इंसान का सेब गिर गया, आइंस्टीन का सेब गिर गया यहाँ पे, तो आइंस्टीन के सेब का अपना द्रव्यमान होगा m1 और इस अर्थ का अपना द्रव्यमान है m2। तो दो मास की बॉडी के बीच में एक अदृश्य बल लग रहा है। ऐसे ही एक और अदृश्य बल होता है चुंबक का, ये भी तो प्रकृति में ही पाए जाते हैं, ये भी प्रकृति में पाए जाते हैं। आप देखेंगे मैग्नेट को जो है जमीन में से मिलता है पदार्थ, मतलब मैग्नेट पदार्थ, चुंबक पदार्थ जमीन में पाया जाता है। और ये क्या होते हैं, आयरन का जो अयस्क होता है, आयरन ओर होता है। इसके बारे में डिटेल में बात वैसे हम करेंगे बाद में, पर ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी आवेशित कण हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं, जैसे और भी कुछ बल पाए गए हैं। तो सबसे बड़ा बल तो प्रकृति, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। फिर हो गया आपका मैग्नेट, चुंबक हो गया आपका। मैग्नेट में क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, दो मैग्नेट हैं, अगर नॉर्थ साउथ, अगर दोनों के विपरीत पोल हैं तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते थे। और अगर दोनों अलग अलग पोल हैं, मतलब सॉरी सेम पोल है, मतलब सिमिलर पोल हैं, एक जैसे पोल हैं, तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई बल लगा नहीं रहा है, ये नेचुरली एक तो जमीन में पाए गए हैं, और जमीन में पाके ही जब हमने इसमें निकाल लगाया, तो जमीन में पाके ही हमने ये चीज देखा कि वहां से निकाल के हमने देखा कि यार यहाँ तो अपने आप ही बल लगना शुरू हो रहा है, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये नेचुरली पाए जाने वाले हैं। तो देखो ये दो तो हमें आंखों से दिखते हैं, देखो चुंबक तो हमें चलो दिख जाती है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं दिखता है, वो एक अलग बात है। अब दिखने को तो बल तो मैग्नेट का भी दिखता है, दो मैग्नेट ले लोगे तो बल थोड़ी दिखेगा उसका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो तो हमको महसूस हो जाते हैं, पर एक और तीसरा बल होता है जिसे कहते हैं हम विद्युत स्थैतिक बल, विद्युत स्थैतिक बल, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। सबसे पहले आप एक बात यहां पर जान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन का होता है पॉजिटिवली आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कूलम जो कि इकाई होती है आवेश की। मतलब जैसे हमारे वजन की इकाई क्या होती है, किलो। मतलब अगर मैंने आपसे कहा, आपसे मैंने बिल्कुल मैं आप ही से कह रहा हूं, अगर मैंने आपसे कहा मान लीजिए आपका वजन 10 है और मेरा वजन 100 है, तो किसका वजन ज्यादा,
आपके दिमाग में आ रहा होगा अरे 100 वाले का वजन ज़्यादा, पर देखिए बिना इकाई के आप नहीं कह सकते। क्या पता वो 100 ग्राम कह रहा हो और क्या पता वो 10 किलो हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है तो कितनी कम है, ये चीज़ बिना इकाई के हम नहीं बता सकते, समझना। मेरी लंबाई 10 है, आपकी लंबाई 5 है, पर क्या हो सकता है मैं 10 सेंटीमीटर बता रहा हूँ, आप 5 मीटर बता रहे हो। तो इस तरीके से आप खाली संख्या के आधार पर चीज़ों को कम ज़्यादा नहीं बता सकते, इसीलिए इकाई आती है। तो कौन कितना आवेशित है, पर आवेशित कैसा, प्रोटॉन है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, नो आवेश, नो चार्ज। तो कैसा होता है ये, उदासीन चार्ज का होता है। और इलेक्ट्रॉन का क्या आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम आवेश होता है, बस होता है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम जो आने वाले सवाल हैं पेपर में, एक तो ये आ जाते हैं और ये आराम से आप लोगों को पता ही होंगे। और फिर बात आती है कि प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन, द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए। कभी कभी सिंपल ही एक सवाल पूछ लेता है, 1.67 × 10⁻⁻27, याद रखिएगा, ठीक है। अभी अभी हम लोग अपनी कहानी पर चलेंगे और कहानी कहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या होता है। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि प्रोटॉन का मास कितना हुआ, 1.672 × 10⁻⁻27, इलेक्ट्रॉन का मास क्या हुआ, 9.10 10⁻⁻31, ठीक है। प्रोटॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है कि प्रोटॉन अपने आप में इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 1837 गुना ज़्यादा भारी है। प्रोटॉन का मास, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर में 1837 गुना ज़्यादा भारी है। देखो कुछ लोग परेशान होंगे कि सर आपने इंग्लिश में लिखा है, बड़े मेरे भाई मैं बोल भी रहा हूँ, अगर मैं इंग्लिश हिंदी पंजाबी 3 लैंग्वेजों में लिखूंगा तो फिर भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, मैं इतनी लैंग्वेजों में लिख नहीं सकता, टाइम नहीं है अपने पास में उतना। तो पॉजिटिवली चार्ज एक तो प्रोटॉन होता है और पॉजिटिवली चार्ज तो होता ही, बात तो पता हमें चली गई। पर इसका जो वजन है, प्रोटॉन का वजन इलेक्ट्रॉन के वजन से 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। और एटम का जो डायामीटर है, इस एटम का जो डायामीटर होता है जिसे व्यास बोलते हैं, ठीक है, व्यास बोलते हैं, वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और फिर मैं आपको बताता हूँ विद्युत स्थैतिक बल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी चीजें आती हैं। तो देखिए यहां पर मैं क्या कहने वाला हूं, ग्रेविटी फोर्स, दो प्लैनेट के बीच में जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वो आपसे पूछ लेता है कि बल का मान क्या होता है। तो बल का मान होता है m1 m2 अपॉन d², दो प्लैनेट के बीच की दूरी, और एक होता है कांस्टेंट लग जाता है g, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो बल होता है वो इन दोनों के किसके बराबर होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो बल होता है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, दोनों के मास के, दोनों के द्रव्यमान के। अगर मतलब दोनों में से किसी का भी द्रव्यमान बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच का बल बढ़ेगा। मतलब अगर आप जो सेब गिरा रहे हो, सेब जब आप गिरा रहे हो तो सेब का वजन मायने रखेगा कि वो कितनी तेजी से गिरेगा। अगर आप सेब गिरा रहे हो या आप उससे भी ज़्यादा कुछ भारी चीज़ गिरा रहे हो तो आकर्षण जो बल होगा, ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का जो बल होगा वो डिपेंड करेगा m1 m2 पे। मतलब किस पे, मतलब दो बॉडी के मास पे। देखो एक तो जैसे मैंने मान लो ये पेन गिराया नीचे, तो नीचे तो पृथ्वी है, नीचे तो पृथ्वी है, तो एक पृथ्वी का मास तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैंने पेन गिराया तो उसको खींच रही है पृथ्वी, तो बल लग रहा है ना, तो कहीं ना कहीं पेन के मास पे डिपेंड करेगा। अगर मैं पेन की जगह कुछ और गिरा दूं, मान लो मैं पेन की जगह मान लीजिए ये फ़ोन गिराता हूँ, ठीक है, गिराऊंगा नहीं वो एक अलग बात है, फ़ोन गिराता हूँ मान लीजिए, तो ये फ़ोन गिराता हूँ तो क्या होगा, फ़ोन का वज़न कहीं ना कहीं पेन से ज़्यादा है, तो वो क्या होगा कि फ़ोन का वज़न ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं मास बढ़ा ना दूसरा, भाई अर्थ का तो चलो कांस्टेंट रह रहा है उस समय, तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो आपसे ये चीज़ पूछ लेता है। फिर दूसरी चीज़ पूछता है कि दूरी से कैसा संबंध है, दूरी से संबंध है d² के संबंध है। मतलब जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जाएगी फोर्स उतना कम होता चला जाएगा। मतलब
दो के बीच जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जाएगी फोर्स उतना कम चला होता जाएगा। तो कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। पेपर में ये पूछ लेता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो बल है का जो फोर्स है, जो बल है वो क्या है, समानुपाती है दो मास के और व्युत्क्रमानुपाती है d स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब दूरी बिटवीन टू मासेस, दो बल के दो द्रव्यमान के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ये सवाल पेपर में आ जाता है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, इसका मान भी पूछ लेता है, बताता हूं। एक बात और सुनिएगा, ठीक है, ये इतना पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। मैं यहाँ पर बात कहना चाहता हूँ कि ये जो समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का जो आप लोगों को कंसेप्ट है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग इस बात को ध्यान से समझिए। ये वाला मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, लिंक में आप लोग देख लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपकी हो जाती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मीटर क्यूब पर केजी। ये चीज़ें कभी कभी वो आराम से पूछ लेता है। और कैसे करके पूछता है, देखिए कि इस फॉर्मूले को, जो गुरुत्वाकर्षण के बल के फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ। किसने निकाला था, न्यूटन लॉ। और इसी न्यूटन लॉ की तर्ज पे अब आप सोचोगे सर मुझे गुरुत्वाकर्षण से क्या मतलब है। बेटा पेपर में पूछ लिया था कि इसी गुरुत्वाकर्षण के बल के वजह से, मतलब इसी न्यूटन के फॉर्मूले के आधार पे विद्युत स्थैतिक बल का फॉर्मूला भी दिया गया था। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस न्यूटन के बल के आधार पे ही विद्युत स्थैतिक बल, अभी मैं आगे बताऊंगा विद्युत स्थैतिक बल, उसको किसके आधार पे दिया गया था, इसी न्यूटन के फॉर्मूले के आधार पे ही दिया गया था। क्लियर है इतना पॉइंट। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है कि ये फॉर्मूला क्या था, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करता हूँ विद्युत स्थैतिक बल की, और यहाँ से आपने क्या सीखने को मिला, हमें यहाँ पे सीखने को मिला कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो है वो किस तरीके से निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, m1 m2 पर निर्भर करता है, दो बॉडियों पर निर्भर करता है, ठीक है। और मैग्नेट में हम लोगों ने देखा कि जब असमान पोल होंगे, मतलब एक नॉर्थ एक साउथ और एक नॉर्थ भी हो सकता है यहाँ पे, तो अट्रैक्ट होगा, आकर्षण बल लगेगा। और जब दो समान पोल होंगे, साउथ या नॉर्थ, तो कौन सा बल लगेगा, रिपल्शन या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि चुंबक क्या पैदा करती है, चुंबकीय बल, और ग्रेविटेशन क्या पैदा करता था, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल भी एक बल है जो कि अभी पैदा होगा थोड़ी देर में। बट उससे पहले आप एक बात सुन लीजिए। देखिए किसी भी चीज़ के आमने सामने या कोई भी दो चीज़ें आपस में एक दूसरे पे बल लगा रही हैं, खिंची चली आ रही हैं या धक्का मार रही हैं। देखिए समझिए, जैसे आप हैं, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, मान लीजिए आप किसी शादी में गए और किसी शादी में आपको आकर्षण हो गया किसी से। इसका मतलब क्या है कि क्या ये सब कोई चमत्कार है? नहीं, ये चमत्कार नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके द्वारा फेंकी गई लाइंस हैं जिसका कमाल था कि वो आकर्षण हुआ। कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है दाव, कभी कभी प्रतिकर्षण बल भी हो जाता है। तो उसका भी कारण क्या था कि आपकी तरफ से फेंकी गई वो अदृश्य लाइन जो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं देख पा रहे, कोई नहीं देख पा रहा, पर तुम लगातार फेंक रहे हो, उसकी वजह से आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। सेम ऐसे ही चाहे चुंबक हो, चाहे ग्रेविटेशनल बल मैंने अभी बताया वो हो, चाहे विद्युत स्थैतिक बल हो, कभी भी इनके बीच में कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अदृश्य रेखाएं इनके बीच रही होंगी जो ये काम करवा रही हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर नॉर्थ से साउथ जाती है, किसी भी चुंबक में नॉर्थ से साउथ जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है क्या, चुंबकीय रेखाएं। और अगर मैं बात करूं चुंबकीय रेखाओं की तो ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर कर जाती हैं, ठीक है। और अगर ये नॉर्थ सामने रखा होगा तो याद रखिए ये टकराती नहीं है, ये टेढ़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये कभी मिल नहीं पाती। इसीलिए दोनों के बीच में क्या लगा रहता है, हमेशा प्रतिकर्षण बल लगा रहता है। इसीलिए दोनों के बीच में क्या लगा रहता है, हमेशा रिपल्शन फोर्स लगा रहता है, प्रतिकर्षण बल लगा रहता है। क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, चुंबकीय रेखाएं जिसे बोलते हैं,
चुंबकीय रेखाएं जिसे बोलते हैं। तो ये रेखाएं क्या होती हैं? मैग्नेट के बाहर कहाँ जाती हैं? ये मैग्नेट के बाहर जाती हैं, ये नॉर्थ से साउथ। कहाँ जाती हैं? नॉर्थ से साउथ। और मैग्नेट के अंदर की अगर हम बात करें तो इस तरीके से जाती हैं। देखिए ये साउथ से होते हुए फिर से दोबारा ये नॉर्थ से निकली, देखिए नॉर्थ से निकल गई, फिर ये अपना साउथ ढूंढेंगी कहीं। देखिए ये नॉर्थ से निकल गई, फिर ये अपना कहीं साउथ ढूंढेगी और साउथ में एंटर कर जाती है। पर अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए कि ये साउथ से नॉर्थ जा रही है, कहाँ? मैग्नेट के अंदर। तो पेपर में ये भी सवाल आ जाता है कि मैग्नेट के अंदर ये कहाँ जाती हैं? मैग्नेट के अंदर ये कहाँ जाती हैं? साउथ से नॉर्थ। भैया एक चीज ध्यान रखना, देखो मैग्नेट के बाहर तो ये नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, आप एरो देखिए ये नॉर्थ से साउथ जा रही हैं। और मैग्नेट के अंदर भैया इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मैग्नेट में घबराइएगा नहीं, ठीक है। और नॉर्थ से निकलती हुई साउथ में एंटर करती हैं। तो नॉर्थ से निकलती हुई साउथ में एंटर करती है, ये कहाँ है? देखो नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है, तो ये तो मैग्नेट के बाहर है। पर अगर मैग्नेट के अंदर देखेंगे तो ये साउथ से नॉर्थ जा रही है। तो चुंबकीय रेखाओं की दिशा वो आपसे पूछ लेता है, ये दिशा हो गई। क्लियर है इतना पॉइंट? और जब भी समान पोल होते हैं, जब भी मतलब सेम पोल होते हैं, तो मैग्नेट रेखाएं कभी भी आपस में टच नहीं होती, वो इस तरीके से मिलती ही नहीं है कभी। तो कभी वो दो मैग्नेट भी मिल नहीं पाती, दो मैग्नेट की रेखाएं। अब आप खुद सोचिए, जब मेरे द्वारा फेंकी गई लाइंस या आपके द्वारा शादी में आप मान लीजिए गए हो और आपने कोई लाइंस फेंकी और वो लाइंस उसके अंदर तक नहीं गई सामने वाले के, तो क्या आकर्षण लगेगा? नहीं, प्रतिकर्षण लगेगा। सेम ऐसी ये रेखाएं कभी आपस में मिलती नहीं है, तो क्या लगता है? प्रतिकर्षण। तो कुल मिला के मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि चाहे आकर्षण बल हो, चाहे रिपल्शन बल हो, चाहे प्रतिकर्षण बल हो, दोनों की जिम्मेदार कौन है? ये चुंबकीय रेखाएं हैं। तो कुल मिला के मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चुंबकीय रेखाएं चुंबकीय बल उत्पन्न करती हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? अब बात करते हैं, सेम ग्रेविटेशनल के लिए भी था कि ग्रेविटेशनल क्या करता था? दो द्रव्यमान की बॉडियों के बीच में गुरुत्वाकर्षण रेखाएं गुरुत्वाकर्षण बल पैदा करती थी। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, विद्युत स्टैटिक बल की। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल की, विद्युत स्टैटिक बल की। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और विद्युत स्टैटिक बल क्या होता है? देखो जैसे आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, जिस तरीके से मैंने आपको क्या बोला था कि ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वो प्रकृति में पाए गए कण हैं जो कि आपस में क्या करते हैं? या तो आकर्षित होते हैं या रिपल्शन होते हैं, ठीक है, या तो प्रतिकर्षण होते हैं मतलब। तो ये वो नेचुरली पाए जाने वाले, एक तो गुरुत्वाकर्षण हो गया, ग्रेविटी हो गया, एक आपका मैग्नेट हो गया। ये दोनों तो हम देख सकते हैं, चलो इतने बड़े बड़े बल हैं। पर ये जो छोटे से कण होते हैं, ये कण या तो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, या फिर ये कण नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव कण में से जो रेखाएं निकलती हैं अदृश्य, इसको बोलते हैं विद्युत रेखाएं। क्या बोलते हैं? विद्युत रेखाएं। तो विद्युत रेखाएं याद रखिएगा, पॉजिटिव में से हमेशा बाहर निकलती हैं और नेगेटिव में हमेशा विद्युत रेखाएं अंदर आती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव में से बाहर निकलती हैं विद्युत रेखाएं और नेगेटिव में अंदर आती हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, याद रखिए। अब जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ मिलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? पॉजिटिव में से रेखाएं निकलती हैं, नेगेटिव में जाती हैं, पॉजिटिव में से रेखाएं निकलती हैं, नेगेटिव में जाती हैं, पॉजिटिव में रेखाएं निकलती हैं, नेगेटिव में जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जब दो असमान चार्ज होते हैं तो क्या करते हैं? अट्रैक्शन। बड़ा सिंपल है यार, बड़ा सिंपल है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो बात यहाँ पर इतनी है कि आकर्षण बल कब लगता है? जब विद्युत रेखाएं एक आवेश में से दूसरे आवेश में एंटर कर जाएं, तब आकर्षण बल लगता है। सेम ऐसी प्रतिकर्षण बल लगता है, अब यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जान लीजिए ये कभी विद्युत रेखाएं मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ से भी बाहर निकलेंगी, ये विद्युत रेखाएं कभी मिलेंगी ही नहीं। तो यहाँ पर क्या लगेगा? ये इधर धक्का देगा, ये इधर धक्का देगा। हम इसे करीब लाना चाहेंगे, बट ये क्या होगा? ये रिपल्शन हो जाएगा। ये क्या होगा? ये
रिपल्शन फोर्स लग जाएगा। तो कुल मिला के मैं जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कण हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल हैं, ये प्रकृति तौर पे ही पाए जाते हैं। वैसे तो ये बनाए भी जा सकते हैं, मतलब आवेशित किया जा सकता है, कणों को आवेशित किया जा सकता है इंडक्शन मेथड द्वारा, कणों को आवेशित किया जा सकता है रबिंग के द्वारा। अब आप देखिए एग्जांपल देखिए, सर्दियों में आपने देखा होगा आपके स्वेटर पे चिटर पिटर की आवाज़ आती है। अगर आप घिसोगे स्वेटर को तो चिटर पिटर की कहीं ना कहीं आवाज़ आती है। आपने देखा होगा कभी अंधेरे में स्वेटर में आप देखना कुछ चमकता हुआ सा भी आपको चिटर दिखेगा कहीं ना कहीं, तो वो आप देखोगे कि कभी रगड़ोगे तो आवाज़ भी आएगी चिटर पिटर की सी। वो क्या है, दो चार्ज पार्टिकल मिल रहे होते हैं प्लस और माइनस। वो क्या है, दो चार्ज पार्टिकल मिल रहे होते हैं प्लस और माइनस, इसीलिए वो आवाज़ आती है। ठीक है, तो यहाँ आपके प्लस और प्लस भी मिल रहे होते हैं जिस वजह से आवाज़ को मिला के आती है। वैसे प्लस और प्लस मिलते नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बट होता क्या है कि वहाँ पर दो चार्ज रखे होंगे जिसकी वजह से रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा। आप एक चीज़ देखिए, आप जब सर पे स्केल घिसते हैं और कागज़ खींचा चला आता है तो वो क्या है, वहाँ पे ऐसे आवेशित कण पैदा हो जाते हैं जो क्या करते हैं, खींचते हैं कागज को। कागज पे क्या लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। तो कुल मिला के मैं यहाँ पर कंक्लूड ये करूँगा कि दो आवेशित कणों के बीच में कौन जिम्मेदार होता है विद्युत स्थैतिक बल के लिए, कौन जिम्मेदार होता है विद्युत स्थैतिक बल के लिए, विद्युत स्थैतिक बल के लिए कौन जिम्मेदार होता है, विद्युत रेखाएं जिम्मेदार होती हैं, विद्युत रेखाएं। तो विद्युत आवेशित फोर्स जो है वो क्या लगता है, किसकी वजह से लगता है, विद्युत रेखाओं की वजह से लगता है। बेटा आगे मैं बता रहा हूँ ये हर चीज़ काम आने वाली है कि पॉजिटिव में से कैसे निकलते हैं विद्युत रेखाएं और नेगेटिव में आती हैं। ये जब आगे जैसे जैसे हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे सब काम आएगी। ठीक है, तो अभी हमें एक चीज़ यहाँ पे पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज, जिसका अपना चार्ज कितना है, आवेश कितना है। एक का 1.6 10 की पावर -19 कूलम है प्लस में, और एक का -1.6 × 10 की पावर -19 है कूलम में। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्लस माइनस चार्ज है, तो कहीं ना कहीं ये प्लस और ये माइनस, इसका तो कोई चार्ज ही नहीं है न्यूट्रॉन का, तो इन दोनों में क्या लग रहा होगा, आकर्षण बल लग रहा होगा, अट्रैक्शन। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है, तभी तो ये बाहर नहीं जा पा रहा। बाहर क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि अंदर इसको प्रोटॉन खींच के रखा हुआ है, नहीं तो वो बाहर चला जाता, और अगर बाहर चला जाता तो बन जाता क्या, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से ये फ्री इलेक्ट्रॉन का भी कंसेप्ट किस तरीके से जन्म लेता है। इतना पॉइंट अभी आप देख लीजिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु में आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं, आकर्षण से जुड़े रहते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब किसी भी परमाणु के अंदर कौन सा बल काम करता है, विद्युत स्थैतिक बल काम करता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल काम करता है, विद्युत स्थैतिक बल काम करता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में विद्युत स्थैतिक बल काम करता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन है, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वहाँ पर कुछ भी आता जाता रहे कोई मतलब नहीं है। बट मतलब कहाँ होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए या पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से एक और बात पता चलती है कि अगर सेम चार्ज होंगे, मतलब समान चार्ज होंगे, समान, तो वो क्या करेंगे, समान चार्ज ये रहे, सॉरी समान चार्ज होंगे, अगर सेम चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, रिपल्शन करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। और अगर अनलाइक चार्जेस हो, मतलब अलग अलग विपरीत चार्जेस हो, ठीक है, विपरीत चार्जेस हो, अलग अलग चार्जेस हो, अलग अलग चार्जेस हो, तो क्या होगा, इनमें आकर्षण बल होगा। और दोनों किसकी वजह से, जो उस बल को क्या कहते हैं, विद्युत स्थैतिक बल। ठीक है, स्थैतिक क्यों कहा गया, क्योंकि ये चार्ज रखे हुए हैं, स्थितिक हैं, कहीं मूव नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ये स्थिति में है, मतलब स्टैटिक है, स्टैटिक है, रखे हुए हैं, कहीं चल नहीं रहे। तो जब चार्ज चल नहीं रहे होते हैं तो उनमें कौन सा बल लगता है, विद्युत स्थैतिक बल लगता है। क्लियर है इतना पॉइंट। तो एक एटम के अंदर भी परमाणु और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल रहेगा, विद्युत स्थैतिक, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। चलते हैं इस बात को लेके आगे।
ये सब काम की चीज़ें हैं बेटा, ये सब काम की चीज़ें, यूँ ही नहीं बता रहा हूँ, सब काम की चीज़ें हैं, ठीक है। तो विद्युत रेखाओं की वजह से विद्युत स्थैतिक बल उत्पन्न होता है, विद्युत रेखाओं की वजह से विद्युत स्थैतिक बल उत्पन्न होता है। उधर चुंबकीय रेखाओं की वजह से मैग्नेटिक बल उत्पन्न हो रहा था, और गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ग्रेविटेशनल लाइंस की वजह से हो रहा था। हमें खैर ग्रेविटेशन से मतलब ज़्यादा है नहीं है, हमें चुंबक और इससे मतलब है। याद रखना, विद्युत स्थैतिक बल, ये स्थैतिक बल तभी लगेगा जब प्लस और माइनस या माइनस माइनस या प्लस प्लस कैसे हो, स्थिति में हो, स्टैटिक हो, रुके हुए हो। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, किसी भी एटम में से मैं फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट बता दूं ताकि मैं अगले लेक्चर में चार्ज और करंट के बारे में आप लोगों को बता पाऊं, क्योंकि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आया तो चार्ज और करंट भी समझ में नहीं आएगा। अब आप देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आप इस परमाणु को आप क्या दें, एनर्जी दें, ऊर्जा दें। ऊर्जा देखिए किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, हीट की फॉर्म में भी दे सकते हैं आप, ऊर्जा वोल्टेज की फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। कोई बैटरी लगा के आप प्रेशर दबाव की फॉर्म में भी ऊर्जा दे सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर ऊर्जा किसी भी फॉर्म में दे रहे हैं अपने परमाणु को, तो क्या होगा, मान लीजिए आपने हीट की फॉर्म में दे दिया, चलिए मैंने मान लिया आपने हीट की फॉर्म में दे दिया, ठीक है। तो आपने एनर्जी दे दी हीट की फॉर्म में। अब क्या होगा, जब यहाँ पर हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, जब आपने हीट दी, आपने ऐसे हीट दिया, ठीक है। अब आप सोचिए नॉर्मली भी हीट है ये कहीं ना कहीं, देखिए इस समय जैसे गर्मी कितनी बढ़ रही है, ठीक है। अभी हम लोग जून के महीने में हैं कि फिर भी कितनी गर्मी बढ़ रही है। तो क्या होता है, वातावरण में गर्मी है वो हमारे शरीर में जाती है, हमारा पसीना बाहर आता है। सेम ऐसे ही यहाँ गर्मी जब यहाँ ट्रांसफर होगी एटम में, मान लीजिए देखिए एटम तो हर जगह है ना, इसमें भी एटम है, इसमें भी एटम है, इसमें भी, सब चीज़ों में एटम है, जिसका भी अपना द्रव्यमान है वहाँ एटम से ही बनी है चीज़ें। तो एटम जो है, ये जो एटम है, इसमें अगर हीट ऊर्जा जाएगी, तो क्या होगा, एक लिमिट तक तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की, देखो हर किसी की अपनी गर्मी सहने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन की भी अपनी गर्मी सहने की क्षमता है। तो इलेक्ट्रॉन जब तक गर्मी सहेगा तब तक क्या करता रहेगा, वहाँ हीट एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे वाइब्रेट करता रहेगा। और जैसे इसको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, अब मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा। क्या करके चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन को अभी तक रोका किसने था, पॉजिटिव ने, कि अरे मैं तेरे को खींच के रख रहा हूँ क्योंकि मैं तेरे को अट्रैक्ट करूंगा। प्लस माइनस होता है ना, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहेगा क्योंकि यहाँ पर इतनी हीट ऊर्जा हो गई है कि इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ के चला जाएगा। सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल सा, क्लास में देखिए, अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और गर्मी बढ़ती जाए, तो देखो हर किसी की अपनी लिमिट होगी, कोई 2 मिनट में क्लास छोड़ के चला जाएगा, कोई 3 मिनट में, कोई 10 मिनट में, ठीक है। तो जैसे जैसे जिसके अंदर हीट ऊर्जा जाती चली जाएगी और उसकी सहन शक्ति से वो ज़्यादा हो जाएगी, ऐसी वो छोड़ के चला जाएगा, तो बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट बताया कि किस तरीके से मैग्नेटिक बल काम करता है। देखो मैग्नेट का भी जो बल है उसका भी फॉर्मूला होता है और विद्युत स्थैतिक का भी फॉर्मूला होता है। तो मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स के बारे में मैं ये बताना भूल गया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए चाहे प्लस प्लस हो चाहे प्लस माइनस हो, देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, रिपल्शन बल लगेगा, प्रतिकर्षण, और यहाँ पर क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन बल लगेगा। क्लियर है इतना पॉइंट? यहाँ रिपल्शन, यहाँ अट्रैक्शन बल लगेगा, मतलब बल तो लगेगा F। अब इसी F का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाता है। F होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर K। अब इसमें जो ये K है कांस्टेंट, वो क्या है, 9 × 10 की पावर। हाँ तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, विद्युत स्थैतिक बल जो है, विद्युत स्थैतिक बल के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो विद्युत स्थैतिक बल चाहे आकर्षण बल हो चाहे रिपल्शन हो, ठीक है। अगर मान लीजिए ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो लगेगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जिसमें R होगा दोनों चार्ज के बीच में जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, मतलब दो चार्ज के बीच में जो भी दूरी होगी R, ठीक है, उनके मध्य से, याद रखिए चार्ज के मध्य से जो भी दूरी बनेगी R, उसके
व्युत्क्रमानुपाती होगा ये बल आर स्क्वायर के, ठीक है, ये पेपर में पूछ लेते हैं। अगर ये बढ़ेगा तो बल घटेगा। और दूसरी चीज़ समानुपाती होते हैं Q1 Q2 के, मतलब आवेश के समानुपाती होते हैं। तो जितने ज़्यादा ये आवेशित कण होंगे उतनी ही ज़्यादा आपका बल बढ़ता जाएगा। ये समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का कंसेप्ट प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, उसमें सीख लीजिएगा, ठीक है। और ये K क्या होता है? K का मान होता है 9 × 10⁹ क्लियर है इतना पॉइंट? इस तरीके से K का मान होता है। अगर आप इस K के मान का यूनिट भी निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, F/² Q1 Q2। अब आप देखिए F का यूनिट होता है न्यूटन, R का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और Q1 Q2 का यूनिट हो गया बाय कूलम स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एक चार्ज की, एक आवेश की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो 2 हो गए तो कूलम स्क्वायर हो गया, ठीक है। खैर, तो ये यहाँ पर यूनिट आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में क्या बताया? मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में बताया कि किस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। मैंने आपको इस लेक्चर में बताया कि किस तरीके से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की 3 वैल्यू होती हैं आवेश की, प्लस माइनस, और क्या कहते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, और इसका माइनस होता है और प्रोटॉन का प्लस होता है। और मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि चाहे विद्युत स्थैतिक बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, ये सब कहीं ना कहीं इनकी रेखाएं थी उस पर निर्भर करते हैं। और ये बल के फॉर्मूले आपको बहुत ज़्यादा पूछते हैं पेपर में। ये भी पूछ लिया जाता है कि विद्युत स्थैतिक बल का जो ये फॉर्मूला है किसके आधार पर दिया गया है? वही ग्रेविटेशन के, न्यूटन के आधार पर, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, वो फॉर्मूला क्या था? इसी के तो जैसा था, वो था Gm1m2/d²। तो वहां पर भी 2 द्रव्यमान के बीच की दूरी थी, m1 m2 2 द्रव्यमान थे, जो 2 बॉडियों के बीच में गुरुत्वाकर्षण लगने वाला है। तो ये फॉर्मूला भी किसके आधार पर दिया गया है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पर दिया गया। देखो, मैं चाहता तो डायरेक्टली लिखवाता, पर मैं को वो भी लिखवाना था, ये भी लिखवाना था। बहुत अच्छे से हम लोग सारी चीज कवर करके चलेंगे। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने जरूरी है भाई, ये फॉर्मूले जरूरी हैं, याद रखने, आपको पेपर में आएंगे। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे कि किस तरीके से चार्ज, आवेश से जुड़े क्वेश्चन करेंगे, करंट और आवेश से जुड़े क्वेश्चन करेंगे। तो चार्ज और करंट 2 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है इतना पॉइंट? तो आज हम लोगों ने क्या कवर कर लिया कि 3 तरीके के बल देख लीजिए हमने, जो कि तीनों कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ये कण प्रकृति रूप में पाए जाते हैं और बन भी सकते हैं, रगड़ने से बन सकते हैं, इंडक्शन से बन सकते हैं, मतलब छूने से ये कण पैदा हो सकते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली इस लेक्चर में, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। चार्ज और करंट बट देखना भूलिएगा अगला लेक्चर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा जो उससे जुड़े टॉपिक से बनते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप लोग, उम्मीद करता हूं पढ़ रहे होंगे, और लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करिएगा। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।